नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग अर्थात सब्जी आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे खान पान की बदलती तस्वीर से मतलब है जो हम भोजन करते हैं उस भोजन के बारे में बताया गया, और उसमें भी बदलाव जो आया है उस बदलाव को यहाँ पर बताया है। जैसे इन्होंने कहा है कि 10-15 वर्षों से हमारी जो खान पान की संस्कृति है वह बदल गई है। क्यों बदल गई है? तो इस प्रकार से यहाँ पर बदली है कि इडली, डोसा, सांभर जो पहले क्या है दक्षिण भारत में ही मिलते थे, परंतु अब ये हर जगह मिल जाते हैं। और जो उत्तर भारत की ढाबा की संस्कृति थी ये भी पूरे भारत में फैल चुकी है। कहीं भी आप जाएंगे आपको होटल मिले ना मिले पर आपको ढाबा जरूर मिलेगा। और फिर जो उत्तर भारतीय रोटी, दाल, सब्जी का प्रचलन है वह भी आपको मिल जाएगा। और जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड का मतलब होता है तुरंत बनने वाला भोजन, तो इसका भी जो प्रचलन है, प्रचार प्रसार है, वह पूरी जगह फैल चुका है। फिर बोलते फास्ट फूड में आता क्या है, तो बर्गर, नूडल्स, मैगी, ये सब क्या है आपके फास्ट फूड में आ जाते हैं। और चाइनीज नूडल्स से तो गांव का व्यक्ति और शहर का हर व्यक्ति परिचित है, और जिसमें भी वो 2 मिनट में नूडल्स या 2 मिनट्स की मैगी जो बंद पैकेट होते हैं उससे बड़े और बच्चे सब लोग जानते हैं और बनाते भी हैं। और नमकीन के नाम अलग भले ना पता हो लोगों को, परंतु आलू चिप्स को सभी लोग जानते हैं और हर घर में आपको आलू चिप्स के पैकेट मिल ही जाएंगे। अब अगला है गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और बता रहे हैं कि गुजरात का जो ढोकला, गाठिया है वह भी अब सिर्फ गुजरात का नहीं रह गया, पूरे भारत में फैल गया और सब लोग उसको पसंद करते हैं। और जो बंगाल की मिठाई है रसभरी, वह भी पूरी जगह फैल चुकी, सभी शहरों में बनने लगी है। और जो स्थानीय व्यंजन हैं वो भी क्या है अन्य दूसरे जगह पर बनने लग गए हैं। और जो मध्यम वर्गीय है वो भी क्या है इस भोजन की अनेकता में अपनी जगह बना चुका है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पे। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और शहरों के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सैंकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की
तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि कुछ चीजों में और भी बदलाव आया, जैसे जो अंग्रेजी राज है किसका, ब्रेड का। तो ब्रेड क्या है, केवल शहरी ठिकानों तक ही सीमित नहीं है। ब्रेड आप कहीं भी चले जाओगे, गांव में भी जाओगे तो गांव में भी आपको ब्रेड मिल जाएगी और नाश्ते में लोग उसको खाने लगे हैं। ब्रेड को या तो सेंक के खाते हैं या पकोड़े वगैरह ब्रेड के बना के तल के खाते हैं। और ये जो खान पान की संस्कृति बदली है इसका प्रभाव नई पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पहले स्थानीय भोजन के बारे में बहुत कम जानते थे वो कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मतलब स्थानीय व्यंजनों के बारे में पर नए भोजन के बारे में हर कोई जानता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी जो गुणवत्ता है वो घट गई, जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, ये मतलब बने हुए तो जरूर हैं, प्रसिद्ध भी हैं, परंतु उनका जो स्वाद था वो स्वाद में फर्क आ गया है। और मथुरा के पेड़ों आगरा के पेठे में भी फर्क पड़ गया है। फर्क किससे पड़ा है? गुणवत्ता से। बिकने से नहीं, बिक तो रहे हैं परंतु लोग कहते हैं कि जो पहले स्वाद आता था वो स्वाद अब नहीं आता। और फलों खाद्यान्नों में भी फर्क आ गया है। और कहते हैं कि आजकल क्या है, महिलाएं भी जॉब करती हैं और पुरुष भी जॉब करते हैं। अब महिलाएं जॉब करती तो महिलाएं उतना समय नहीं दे पाती घर गृहस्थी में जितना पहले देती थी। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, बुन और उनसे भोजन तैयार करना कठिन हो गया। दुस्साध मतलब कठिन है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन जो भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता। उन्हें पकाने बनाने के बारे में भला कौन 4 बार सोचेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले कि जो भोजन है स्थानीय भोजन उनमें कमी आई है। क्यों आई है? तो इसलिए आई है कि लोग पहले तो क्या विदेशी व्यंजनों को अपना रहे, भोजनों को अपना रहे हैं। और दूसरा कि शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में क्या जॉब करते हैं तो भाग की जिंदगी हो जाती है। सुबह उठो, जल्दी से ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से आओ, तो इसमें वो ऐसा भोजन बनाना पसंद करते हैं जो कि क्या जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। और यदि उनको स्थानीय भोजन की छुट्टी वगैरह रहती, बनाना रहता है, तो वो क्या है जो पुस्तकों में किताबों में लिखा रहता है उसके आधार पर बनाते हैं। आप कह रहे बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, मतलब जिन व्यंजनों भोजनों को बनाने में बिना मेवों के मतलब आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनके स्वाद नहीं आते। उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन नहीं सोचेगा, अर्थात हर कोई बनाना चाहेगा। बात में अगले पृष्ठ पे, अगले पृष्ठ में बताया है खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। मतलब एक ये लाभ भी हुआ है उनको कि जो गृहिणी है, घर में काम करने वाली हैं, अब वो क्या है जल्दी तैयार होने वाले भोजन को जल्दी से बना सकती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन हैं निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि एक लाभ ये भी हुआ कि नई पीढ़ी को क्या विदेशों के व्यंजनों के बारे में जानने को मिला।
और एक खास बात यही हुई कि मतलब इस भोजन को वो जल्दी से बना सकते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खोलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। और बता रहे हैं कि जो हमारे खान पान में बदलाव आया है, तो उस खान पान में बदलाव आने का एक प्रमुख कारण यह है कि काम धंधे करने के कारण लोगों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना पड़ता है, और एक प्रांत से जब दूसरे प्रांत में जाते हैं तो उनकी फैमिली भी जाती है। तो वहाँ पे जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने में उनका टिफिन खुलता है, तो टिफिन में क्या है, अनेक प्रकार की चीज़ें निकलती। क्यों? क्योंकि सबकी मम्मियाँ जो चीज़ बनाना चाहती वो अपने हिसाब से बना बना कर रखती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, अनेक प्रदेशों की जो खाने की खुशबू है वह वहाँ पर दिखाई देती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति अभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हम खान पान से भी क्या है, एक दूसरे को जान सकते हैं, और इस खान पान की जो नई संस्कृति है उससे क्या है, एक राष्ट्रीय एकता भी मिल सकती है। और हमें सिर्फ क्या करना है, इस बीज को अंकुरित करना है, और वो भी अच्छी प्रकार से जब फलीभूत हो जाएगा तो उनकी वाणी, बोली, वेशभूषा आदि किसी न किसी रूप में हम जानने लगेंगे। और ये सब चीजें क्या है, खान पान से ही जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। यहाँ पे हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन उद्धार हो जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा। पुनः उद्धार का मतलब होता है दोबारा उद्धार होना। जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बड़ा है, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसी के साथ ध्यान देने की बात है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उनका भी क्या है, पुनरुद्धार जरूरी है। अब हम जिन्हें क्या कहते हैं, एथनिक कहकर बुलाते हैं, ऐसे स्थानीय व्यंजन के केवल 5 सितारा जो होटल है वहाँ पर प्रचलन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमें भी मिलते रहना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये घरों बाजारों से अब क्या है, लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। और अच्छी तरह बनाई पकाई जाने वाली जो पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी हैं, ये भी क्या है, बाजारों से गायब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो विदेशी भोजन आ गए, फास्ट फूड आ गए, इसकी वजह से क्या है, ये सब चीजें गायब हो रही हैं। और मौसमी सब्जियों से भरे जो समोसे वगैरह भी बनाए जाते थे वो भी अब हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। आगे यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि अचरज की बात, मतलब आश्चर्य की बात है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, मतलब साधारण रूप में मिल जाया करती थी, अब उन दुकानों को खोजना पड़ता, उन चीजों को खोजना पड़ता, तब जाके वो चीज हमें मिलती है। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा आधुनिकता के चलते हुआ है।
क्यों? क्योंकि लोग क्या पश्चिम संस्कृति को अपना रहे हैं और पश्चिम संस्कृति की नकल करने के कारण वो उनकी चीजों को भी अपना रहे हैं। इस कारण से हमारा जो स्वाद है, स्वास्थ्य है और सरसता है वह क्या है, अनुकूल नहीं है, अर्थात प्रतिकूल हो रहा है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजियों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गट्टमट होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विभेद संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है वह हमें क्या है, कई चीजों में जो उसका असली स्वाद होता है उसमें प्राप्त नहीं होती है। और हम जब शादी वगैरह में जाते हैं या बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, खान पान के नाम पर बहुत सारी चीजें रख दी जाती हैं और हम क्या करते हैं, एक ही प्लेट में बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों को रख लेते हैं तो और उनको खाते हैं तो उनका जो स्वाद होता है वह क्या है, गड़बड़ हो जाता है और ऐसे में उनका जो स्वाद है वो हम अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। और कई भोजन तो ऐसे होते हैं जो क्या बिल्कुल उल्टे विपरीत मतलब उल्टे स्वभाव प्रकृति अर्थात स्वभाव वाले होते हैं जिनको क्या परस लेना चाहते हैं हम। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है तो इससे लेखक को यह लग रहा है कि यह विकसित तो होने वाली है और उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। मतलब क्या हमारे लिए लाभप्रद है खाने में, क्या नहीं है, तो ये सब चीजें जांचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस निबंध के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। अब आते हैं हम सबसे पहले प्रश्न अभ्यास पर। प्रश्न अभ्यास में हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न निबंध से, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो हमें यहाँ पे क्या है, खान पान की संस्कृति के बारे में बताना है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है स्थानीय अन्य प्रांतों तथा विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, यानी स्थानीय व्यंजनों के खाने पकाने में रुचि रखना, उनकी गुणवत्ता तथा स्वाद को बनाए रखना। इसके अलावा अपने पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीज़ों को अपने भोज पदार्थों में शामिल करना। जैसे आज दक्षिण भारत के व्यंजन इडली, डोसा, सांभर, रसम इत्यादि उत्तर भारत के लोग क्या है, चाव से खाते हैं और उत्तर भारत के ढाबे के व्यंजन सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम सभ्यता का व्यंजन बर्गर, नूडल्स का चलन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे घर में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के भोजन तैयार होते हैं। मसल में उत्तर भारतीय हमारा भोजन रोटी, दाल, चावल, सब्जी है, लेकिन इन व्यंजनों में स्वाद इडली, सांभर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर आदि अधिक पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यह बाजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। लेखक के अनुसार हमारी जो खान पान की संस्कृति है वह कैसी संस्कृति है, तो मिश्रित संस्कृति है। अगला प्रश्न है कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं। तो खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना, राष्ट्रीय एकता की भावना का बढ़ना, कामकाजी महिलाओं के लिए जल्दी भोजन तैयार करने की विधियां प्राप्त होना, बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना और देश विदेश के भोजन के बारे में जानकारी होना, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। खान पान में बदलाव से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है। क्यों?
क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाकर हम क्या है, अपना नुकसान कर रहे हैं। जो निम्न रूप में है, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय भोजन के बारे में नहीं जानती है। खाद्य पदार्थ में शुद्धता की कमी होती जा रही है और उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष प्रकार के खाने पीने का विशेष व्यंजन या भोजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन आदि पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई न कोई व्यंजन या भोजन प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीजें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन का है गायब हो गए हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों को भली भांति जानती भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ गई है। हाँ, 5 सितारा होटल में इन्हें एथनिक कहकर परोसने लगे हैं। अब आगे चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब है निबंध से। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ। हमारे घर में कई प्रकार के भोजन बनाए जाते थे तथा कई तरह के बाजार से भी लाया जाया करते थे। घर में बनने वाली चीजें एवं बाजार से आने वाली चीजों की तालिका नीचे दी जा रही है। उबालना तालिका में हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं हमारे घर में बनने वाली चीजें और बाजार से आने वाली चीजें। तो घर में बनने वाली जैसे दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, चावल, छोले भटूरे, खीर, हलवा आदि। और बाजार से आने वाली चीजें समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोड़े, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन। अगला है, यहाँ खाने पकाने और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल भात रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। भोजन कैसे पकाया, स्वाद। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये भोजन के जो स्वाद हैं वो लिखे हुए हैं और यहाँ पर भोजन के नाम भी लिखे हैं और कैसे पकाया जाता है वो भी लिखा है। तो हमें छांट छांट के भोजन को भोजन की लाइन में डालना है, कैसे पकाया जाता है उसको इस लाइन में डालना है और उसके स्वाद कैसे होते हैं उनको इस लाइन में डालना है। तो जैसे हमने लिया सबसे पहले सब्जी, तो सब्जी को हम क्या करते हैं, उबालते हैं और उसमें जो स्वाद होता है वह नमकीन होता है। दाल को भी उबालते हैं, उसमें मीठा और नमकीन स्वाद होता है। चावल जिसको हम भात बोलते हैं, भात को ही क्या बोला जाता है, चावल। तो भात को उबालते हैं, मीठा होता है। रोटी हम सेंकते हैं, रोटी नमकीन होती है। पापड़ हम भूनते हैं, वह नमकीन होता है। बैगन हम तलते भी हैं और भूनते भी हैं और इसका जो स्वाद होता है वह कसेला होता है। अगला है छोंक, चावल, कढ़ी। इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो छोंक, चावल और कढ़ी में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे छोंक यह प्याज, टमाटर, जीरा, अन्य मसालों से बनता है। कढ़ाई या किसी छोटे आकार के बर्तन में घी या तेल गरम करके उसमें स्वाद अनुसार प्याज, टमाटर, जीरे को भूना जाता है और कई बार इसमें धनिया, हरी मिर्च, मेथी
इलायची, लौंग आदि भी डाले जाते हैं। छोंक जितना चटपटा बनाया जाता है, सब्जी उतनी स्वादिष्ट बनती है। अगला है चावल। चावल कई प्रकार से बनते हैं। सादा चावल, एक बार हम क्या करते हैं, एक भाग में जो चावल बनाते हैं, एक भाग या 3 भाग वाली पानी में भरा चावल बनाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उबालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सादा चावल। चावल पकने पर फालतू पानी होता है, उसको क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। अब पुलाव, जीरे व प्याज को घी में भूनकर चावलों में छोंक लगाना, खूब सारी सब्जियां डालकर पकाना, इसमें पानी नाप कर डाला जाता है। जैसे 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी। और कई बार सब्जियों को अलग पकाकर चावलों में भी मिलाया जाता है अपने स्वाद अनुसार। अब है कड़ी। तो कड़ी क्या है, बेसन की बनती है। और कड़ी में क्या होता है, हम बेसन और दही को फेंट करके फिर उसको आग पर पकाते हैं और पकाने के बाद उसमें छौंक लगाते हैं, जिससे कि जो उसका स्वाद है वह बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अतिरिक्त खाने का रंग गुड़ या चीनी डालकर मीठे चावल बना जाते हैं। कड़ी बेसन और दही मिलाकर इसमें खूब पानी डालकर उबाला जाता है। फिर उसमें बेसन के पकौड़े भी बनाकर डालते हैं, कोई लोग बूंदी बनाकर डालते हैं, कोई लोग एक कौन से की फली आती है उसको डालते हैं। सब अपने अपने स्वाद अनुसार उसमें डालते हैं और पकने पर इसमें स्वाद अनुसार मसाले डालकर छौंक लाया जाता है। यदि हम ध्यान से इनमें अंतर करें तो पाएंगे कि कड़ी एक प्रकार की सब्जी, छौंक किसी सब्जी या दाल को स्वादिष्ट बनाने वाला व्यंजन है और चावल जिन्हें सब्जी, दाल या दही के साथ खाया जाता है। और छौंक क्या करता है, हर व्यंजन के स्वाद को बहुत अच्छा बना देता है। अब अगला, पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, सन 70 का दशक इडली डोसा, सन 80 का दशक तिब्बती चीनी भोजन, सन 90 का दशक पिज्जा पाव भाजी। इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सन 60 का दशक में छोले भटूरे बताया है, ऐसे ही हमें पोशाक बतानी है, अर्थात कपड़े हम क्या पहनते थे। तो सन 60 का दशक लड़कियां जो औरतें हैं वो पहनती थी लहंगा चोली, सलवार कमीज, साड़ी ब्लाउज, बेल बॉटम, टॉप, फ्रॉक, सलेक्स, टॉप, साड़ी ब्लाउज, सलवार कमीज आदि। और इसी को जो पुरुष वर्ग है वो पहनता था पैंट, कमीज, कुर्ता, पजामा। इस सन 70 का है फ्रॉक, सलेक्स, टॉप, साड़ी और ब्लाउज। और पुरुषों का है कोट, पैंट, कमीज, टाई, कुर्ता, पजामा। अब ऐसे ही हम आते 80 के दशक में, तो 80 में पहना जाता था जीन्स, टॉप, सलवार, पजामी, कमीज, साड़ी, ब्लाउज महिला के लिए है। और पुरुष के लिए कोट, पैंट, कमीज, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता, पायजामा, पठानी सूट। और 90 का दशक महिलाओं के लिए स्कर्ट, जीन्स टॉप, साड़ी, ब्लाउज, सलवार, पजामी, कमीज। और पुरुष के लिए पजामा, पठानी सूट, शेरवानी, पजामी व दुपट्टा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत को पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। आपके प्रांत का उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। तो हम व्यंजन सूची जैसे मेन्यू तैयार करते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार, अन्य चीज़ें। रोटी, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, रूमानी रोटी, मिस्सी रोटी, नान सादा, कुलचे, पूड़ी बेसन, कचौड़ी, कचौड़ी आलू, पराठे, आलू नान, गोभी नान। अब हम लेते हैं यहाँ पर सब्जी। सब्जी में मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर मिक्स, आलू पालक, पालक पनीर, आलू गोभी, आलू सोयाबीन,
आलू राजमा, आलू मेथी, कड़ी पालक, बैगन का भरता, कोफ्ता, कड़ी गाजर, बेसन, कड़ी पकौड़ा, मेथी पालक, आलू मटर। अब हम लेते हैं दाल में, तो दाल अरहर, दाल मटर, दाल मसूर, दाल उड़द, दाल मिक्स, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल फ्राई। अब हम चावल में सादा चावल, पुलाव, चावल मटर, जीरा चावल। अचार में आम का अचार, नींबू का अचार, करेला का अचार, गाजर का अचार, भरवा मिर्च अचार और मिश्रित अचार, जिसमें क्या करते हैं 3-4 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं। और अन्य चीज़ में हम रायता, पापड़, चिप्स, सलाद आदि ले सकते हैं। अब है अनुमान और कल्पना। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान का कक्षा में वाद विवाद करें। मतलब जो फास्ट फूड हम खाते हैं उस भोजन से हमें क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानि होती है उसके बारे में हमें कक्षा में बताना है। तो फास्ट फूड भोजन तैयार करने में तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और ये क्या है कई तरह की बीमारियों को भी जन्म देते हैं। अब है हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए बनाई जाती हैं। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने राज्य लिए, शहर लिए और व्यंजन लिए। जैसे हमने लिया दिल्ली, दिल्ली में शहर या जगह का नाम लिया चांदनी चौक और इसमें जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो पराठे, फालूदा, कुल्फी। फिर हमने लिया पहाड़गंज तो छोले भटूरे। ऐसे हरियाणा, हरियाणा में मूर्थल और व्यंजन हो जाएगा आलू के पराठे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा पाव भाजी। पूना, पूना में बड़ा पाव। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, इसमें व्यंजन आ जाएंगे बिरयानी, सेवइयों का मीठा। फिर आ जाए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता, कोलकाता संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी दोही। तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई, इडली डोसा सांभर। राजस्थान जयपुर, दाल बाटी। गुजरात गांधीनगर, ढोकला, खांडवी, थेपला। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफ़ी पुराना है। आपने अपने अनुभव में इस तरह की मिलावट को देखा है? किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाली मिलावट के नुकसानों की चर्चा कीजिए। खान पान के मामले में गुणवत्ता यानी शुद्धता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अशुद्ध जो भोजन होता है वह अनेक बीमारियों को जन्म देता है। आजकल खाने पीने वाले पदार्थों में मिलावट बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी व काली मिर्च ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मिलावट आमतौर पर देखी जा सकती है। हल्दी में मिट्टी या काली मिट्टी या पपीते की बीजों का मिश्रण कर दिया जाता है, अर्थात उसमें मिला दिया जाता है। इसके अलावा दूध में भी पानी मिलाना तो आम बात हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आज की मुनाफाखोरी के युग में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आज मुनाफाखोरी में लोग क्या है के युग में जो लोग हैं वह क्या है किसी भी बात से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य की फिक्र जरा भी नहीं है। स्वास्थ्य में ऐसा करने से खराब स्वास्थ्य हो सकता है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, लीवर की खराबी, सांस संबंधी रोग, पीलिया आदि रोगों को जन्म देते हैं। और सब्जियों में डाले जाने वाले जो केमिकल हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मिलावटखोरों के प्रति सजग होकर खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट का विरोध करना चाहिए। जैसे आपने एक पिक्चर है अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया में भी वो क्या है मिलावट करते हैं, तो वो क्या करता है उस मिलावट करने वालों को ही वो चीज़ खिलाता है। जैसे वो चावल में सफ़ेद कंकड़ मिला देते हैं और बेचते हैं, तो वो उसी से बना हुआ भोजन उसको कराता है, तब उसको समझ में आता है कि अब ऐसा करना नहीं चाहिए और वो उसको पनिशमेंट भी देता है। तो ऐसे ही हमें क्या है सरकार की सहायता से जो मिलावट करने वाले होते हैं उनको
सजग करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सजा मिलेगी तो एक को सजा मिलेगी तो दूसरा अपने आप सजग हो जाएगा। अब आते भाषा की बात। भाषा की बात से यहाँ पर व्याकरण से है, ग्रामर से है। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। पहले आप है ना द्वंद्व समास की परिभाषा समझ लीजिए। जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यदि हम इसको आपको साधारण सी भाषा में समझाएं तो जहाँ पर दो चीज़ों में हमें यदि एक को चुनना हो और हमें वहाँ पर द्वंद्व हो कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें, तो वहाँ पर क्या है द्वंद्व समास होता है। और इसमें एक योजक चिन्ह होता है, जैसे ये लगा है इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये कब लगता है, जैसे वहाँ पे और अथवा या अर्थ देते हों, तो वहाँ पर क्या है इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीना और पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका अर्थ समझते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो सीना पिरोना, नेहा सीना सीने पिरोने की कला में काफी अनुभव रखती है। भला बुरा, मैंने उसे भला बुरा कहा। चलना फिरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लंबा चौड़ा, राम लंबा चौड़ा व्यापार करता है। कहा सुनी, सास बहू में कहा सुनी हो गई। घास फूस, उसका घर घास फूस से बना हुआ है। कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम। तो ऐसे शब्द हम भी बना सकते हैं। आराम के बाद कुर्सी, तरणताल, नहाना, नटखट बालक, चंचल बालिका आदि। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।